अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पार्टनरशिप और इनहेरिटेंस के बारे में सीखा। आज हम बैंकिंग और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बैंकिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि बैंकिंग क्या होती है और डिफरेंट बैंक अकाउंट्स को भी देखते हैं। बैंकिंग का वास्ता हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर पड़ता है। कभी हम लोग पैसे जमा करवाते हैं, कभी विड्रॉ करवाते हैं, कभी यूटिलिटी बिल्स को जमा करवाते हैं। तो बैंकिंग की डेफिनेशन के मुताबिक बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पैसों को एक्सेप्ट करती है, अपने पास रखती है, इन्वेस्ट करती है, महफूज रखती है। हम जब चाहें जो अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं। उस पे हमें प्रॉफिट भी मिलता है अगर हम उसको बैंक के साथ इन्वेस्ट करते हैं। बैंकों की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें जो सबसे मेन किस्म है वो कमर्शियल बैंकिंग है। हमारा सबसे ज्यादा वास्ता जो है वो कमर्शियल बैंकिंग से पड़ता है। कमर्शियल बैंकिंग में हम लोग अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, प्रॉफिट के लिए पैसे बैंक को देते हैं, हम घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, गाड़ी लेने के लिए लोन लेते हैं, और बाहर के मुल्कों में पैसे भेजने के लिए या बाहर से पैसे रिसीव करने के लिए हम इन बैंकों का इस्तेमाल करते हैं। बैंकों के अंदर जो अकाउंट ओपन होते हैं उसकी 4 टाइप्स होती हैं हमारे पास। नंबर 1 PLS सेविंग अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट एंड PLS टर्म डिपॉजिट अकाउंट एंड नंबर 4 फॉरेन करेंसी अकाउंट। अब हम 1 बाय 1 इन सबको देखेंगे कि इन अकाउंट्स की डिटेल क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास PLS सेविंग अकाउंट है। PLS का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। ये हम लोग बैंक में इस अकाउंट के तहत जो अपना अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक उन पैसों को इस्तेमाल करता है। अगर प्रॉफिट होता है तो वो हमें प्रॉफिट देता है, और अगर लॉस होता है तो हम उसके साथ लॉस शेयर करते हैं। PLS अकाउंट नॉर्मली ज़कात इस पे अप्लाई होती है, और हर साल के एंड पे जितना भी बैलेंस हमारे पास होता है उस पे हमें ज़कात पे करनी होती है। उसके बाद हमारे पास करंट डिपॉजिट अकाउंट है। करंट डिपॉजिट अकाउंट बिल्कुल इसी तरह का है कि जिस तरह आप पैसे अपने घर में रखें और वो पैसे ना बढ़ने हैं ना उस पर कोई प्रॉफिट लगना है, तो इसी तरह बैंक में जो आप करंट अकाउंट खोलते हैं वो आपके डेली रूटीन के लिए, आपको मुसलसल जो पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ करवाने हैं उस मकसद के लिए होता है। बिजनेसमैन जो हैं वो ये अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट, जिसमें वो किसी वक्त भी पैसे जमा करवा के उनको किसी वक्त भी विड्रॉ कर सकते हैं। PLS अकाउंट के अंदर बैंक को पहले बताना जरूरी होता है कि आप अपने पैसे विड्रॉ करवा रहे हैं, लेकिन करंट अकाउंट में कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। इस पे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, इसलिए इस पे कोई ज़कात भी नहीं लगती। नेक्स्ट अकाउंट जो है हमारा वो PLS टर्म डिपॉजिट अकाउंट है। टर्म डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि हमने बैंक को बताना होता है कि हम अपने पैसे उसके बाद 1 साल के लिए रख रहे हैं, 2 साल के लिए या 5 साल के लिए। इसमें हमें टर्म बतानी होती है कि कितनी देर के लिए हम बैंक में अपने पैसे रख रहे हैं, और बैंक उन पैसों को उसी हिसाब से इन्वेस्ट करता है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जितनी देर के लिए ये अकाउंट हमारा चलेगा या जितनी देर के लिए हम लोग लंबे अरसे के लिए ये टर्म इसमें लेंगे, हमें उसका प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा मिलेगा, और इस पे हमें ज़कात भी देनी पड़ती है। अगला अकाउंट हमारा है फॉरेन करेंसी अकाउंट। फॉरेन करेंसी अकाउंट हम अपने पैसे पाकिस्तानी करेंसी देते हैं, और या फिर हम दूसरे मुल्क की करेंसी में उसको कन्वर्ट करके बैंक के पास एक अकाउंट खोलते हैं जिसके अंदर फॉरेन करेंसी ही जानी होती है। मिसाल के तौर पर
अगर हमें डॉलर में अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो हमारा वो अकाउंट डॉलर अकाउंट होगा और उसका नाम फॉरेन करेंसी अकाउंट होगा। इसमें बहुत कम प्रॉफिट मिलता है, इसकी रेशो प्रॉफिट की बहुत कम होती है और इस पे ज़कात भी नहीं लगती। उम्मीद करता हूं कि आपको बैंकिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स की समझ आ गई होगी। अब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आखिर क्या होते हैं और ये कहाँ यूज़ होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। अब हमारे कुछ बैंक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जिस तरह चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, पे ऑर्डर हो गया। इन चीज़ों का नाम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और ये हमारे फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। हमें किसी को पैसे देने हैं, किसी से लेने हैं, सैलरी मिलती है, कहीं पे पैसे हमें भेजने हैं, कहीं पे हमें कोई गारंटी के तौर पर पैसे लेने हैं या देने हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जिनको हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट चेक। चेक एक तरह का एक फॉर्म टाइप होता है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ बैंक उस फॉर्म या सर्टिफिकेट को इशू करते हैं जो बैंक होल्डर, बैंक अकाउंट होल्डर होता है उसको। अगर तो आपके पैसे उस अकाउंट में पड़े हुए हैं और आपने उनको विड्रॉ करवाना है या किसी को वो पैसे देने हैं, तो आप उस चेक के अंदर उसकी अमाउंट सारी लिखते हैं और अपने सिग्नेचर करते हैं। बैंक उसको वेरीफाई करता है और उसके मुताबिक वो पैसे जिसके पास वो चेक होता है उसको दे देता है। चेक की मदद से आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, वो डिमांड ड्राफ्ट है। डिमांड ड्राफ्ट बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक सर्टिफिकेट की तरह या एक चेक की तरह होता है, लेकिन इसके लिए हमें पहले ही बैंक को पैसे देने होते हैं। बैंक उन पैसों के मुताबिक आपका एक डिमांड ड्राफ्ट बनाता है और बैंक उस पर अपने थोड़े से चार्जेस लेता है। तो जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो एक तरह का आपका एक गारंटी होती है। वो आप चाहें जिस मर्जी बैंक से उसको विड्रॉ करवा लें, वो किसी के नाम पे होता है जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होना होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास पे ऑर्डर है। पे ऑर्डर में हम लोग किसी दूसरी जगह पे पैसे भिजवाने हैं या किसी दूसरी जगह से पैसे आने हैं, तो जितने पैसे हमने भिजवाने हैं उतने पैसे हम बैंक को देते हैं। बैंक उसका एक पे ऑर्डर बनाता है और वो फिर आगे उस बंदे के अकाउंट में या उस बंदे के एड्रेस पे उस पे ऑर्डर को भेज देता है, जहां से वो बंदा वो पे ऑर्डर लेकर जो भी रेलेवेंट बैंक है वहां से उसको वो विड्रॉ करवा लेता है। उम्मीद करता हूं कि आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को समझ लेने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है बी। शाबाश। उम्मीद है कि आपको बैंकिंग और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम ऑनलाइन बैंकिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है और ये हमारी डेली रूटीन में किस तरह मदद करती है। बैंकों ने बहुत सारी तरक्की की, बहुत सारी चेंजेस इसके अंदर आई। पहले लंबी लंबी कतारों में खड़े होके हमें चेक कैश करवाने पड़ते थे, अपने बिल जमा करवाने पड़ते थे, और अगर छुट्टी आ जाती थी, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो हम बैंकों से पैसे विड्रॉ नहीं करवा सकते थे। तो इस सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें दिया ऑनलाइन बैंकिंग ने। ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से हम जब चाहें अपने कैश को विड्रॉ करवा सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने बैलेंस को जब चाहे देख सकते हैं। हमारा कोई भी बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए, हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में सारे बैंक इंटरनेट की मदद से आपस में लिंक्ड हैं। तो यही प्रोसेस सारा ऑनलाइन बैंकिंग कहलाता है। ऑनलाइन बैंकिंग का एक हिस्सा जो बनता है वो है एटीएम ट्रांजैक्शन।
एटीएम का मतलब होता है ऑटो टेलर मशीन। एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके ऊपर एक चिप लगी होती है, कंप्यूटर कोड उस पे होता है, और एटीएम मशीन्स होती हैं जिनमें हम उस कार्ड को इंसर्ट करते हैं, एक कोड लिखते हैं और उसके मुताबिक अगर हमारे अकाउंट में जो पैसे हैं, जितने हमें पैसे रिक्वायर्ड हैं, वो हम वहां से विड्रॉ कर लेते हैं। मुख्तलिफ एटीएम की मुख्तलिफ लिमिट्स होती हैं, हम उस लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकते। ये लिमिट्स इसलिए रखी गई ताकि अगर आपका कार्ड चोरी हो जाए या उसका पिन या कोड किसी को पता चल जाए तो वो एक हद से ज्यादा पैसे ना निकलवा सके। नेक्स्ट हमारे पास होता है डेबिट कार्ड। एटीएम मशीन के अंदर जो प्लास्टिक का कार्ड हम यूज करते हैं उसको हम डेबिट कार्ड कहते हैं। डेबिट कार्ड का मतलब ये होता है कि हमारे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, हम उस कार्ड की मदद से उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। तो बेसिकली डेबिट कार्ड की मदद से हम अपने ही पैसे विड्रॉ करवा रहे होते हैं। और डेबिट कार्ड के जरिए हम शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे बैंक आजकल के दौर में ऑनलाइन हैं, इंटरलिंक्ड हैं इंटरनेट की मदद से, तो हमें अपने पास कैश रखने की जरूरत नहीं। तो डेबिट कार्ड बेसिकली एक तरह का कैश ही होता है इन फॉर्म ऑफ कार्ड, जो कि हमारी पॉकेट में पड़ा होता है, वो बहुत सारी जगह भी नहीं लेता। उसके बाद हमारे पास होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं और उन्होंने वो अपनी शॉपिंग करनी है या कोई चीज़ खरीदनी है या बाहर से मंगवानी है, तो वो उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड को बनवाने का एक प्रोसीजर होता है जिसमें बैंक की मुख्तलिफ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। जब एक कस्टमर उन टर्म एंड कंडीशन को पूरा करता है तो फिर बैंक उसको एक क्रेडिट की फैसिलिटी देता है और उसको एक कार्ड इशू करता है जिसकी मदद से वो शॉपिंग कर सकता है, एटीएम मशीनों में से पैसे विड्रॉ कर सकता है और बैंक को वो बिल चला जाता है और जहां से बंदे ने शॉपिंग की होती है वो उसको बैंक जो है वो पैसे पे कर देता है और जो कार्ड होल्डर होता है उसके पास एक बिल आता है जो उसने बाद में बैंक को पे करना होता है। तो ये बेसिकली बैंक की तरफ से एक फैसिलिटी है कि अगर बंदे के पास कैश नहीं है तो वो बैंक उसको क्रेडिट फैसिलिटी देता है। उम्मीद है कि आपको ऑनलाइन बैंकिंग की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ऑनलाइन बैंकिंग को समझ लेने के बाद अब हम कन्वर्जन ऑफ करेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल ग्लोबल दौर है, मुख्तलिफ मुल्कों से हमारा लेन देन होता है, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं। कभी हम लोग सऊदी अरब में हज उम्रा के लिए जा रहे होते हैं। तो ये बड़ी सीधी सी बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज इस्तेमाल होते हैं, जबकि सऊदी अरब या दूसरे मुल्कों में तो पाकिस्तानी रुपीज इस्तेमाल नहीं होते। हमें वहां पे वहां की करेंसी को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम लोग अपनी करेंसी को कन्वर्ट करते हैं फॉरेन करेंसी के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हमें हज के लिए सऊदी अरब जाना है तो हम पाकिस्तानी रुपीस को सऊदी रियाल में कन्वर्ट करते हैं। हमें पढ़ने के लिए अमेरिका या इंग्लैंड या किसी और मुल्क में जाना है तो हमें अपने पैसों को उन्हीं मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्टिंग का एक तरीकाकार होता है जिसमें हम लोग अपनी करेंसी को किसी और करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर हमने पाकिस्तानी रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो हमारे 99.80 रुपीस होंगे तो $1 आएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास 28 रुपीस होंगे तो उससे $1 आएगा। इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसी का जो रेट है वो मुख्तलिफ होता है, तो हमें अपने करेंसी को दूसरी की करेंसी में चेंज करने के लिए उस रेट का इस्तेमाल करना होता है जिसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। और ये एक्सचेंज रेट जो है ये दिन ब दिन चेंज होता है, ये फिक्स नहीं होता। अभी जो मैंने आपको रेट्स बताए, हो सकता है कि जब आप इस 2, 4, 5 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद देखें तो वो चेंज हुआ हो। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम लोग करेंसी कन्वर्जन को देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्म होती है। मिस्टर सऊद
चाहते हैं पाकिस्तानी करेंसी को, पाक रुपीस को 50,000 जो उनके पास हैं यूएस डॉलर में चेंज करना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो इन 50,000 के उनको कितने डॉलर्स मिलेंगे, जबकि डॉलर का जो करंट रेट है जब मिस्टर सऊद ने उसको कन्वर्ट करना था वो 99.80 रुपीस था, यानी कि 99.80 रुपीस के बदले उनको $1 मिलेगा। तो टोटल अमाउंट जो मिस्टर सऊद के पास है वो 50,000 है, जो कन्वर्जन रेट है यूएस डॉलर के लिए वो 99.80 है। तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, जो टोटल अमाउंट है पाक रुपीस की उसको डिवाइड कर दें कन्वर्जन रेट पे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ डॉलर्स मिल जाएंगे। जिस तरह हमारी एग्जांपल के अंदर 50,000 को हम डिवाइड करते हैं कन्वर्जन रेट जो कि 99.80 है, तो इस तरह से मिस्टर सऊद को जो टोटल डॉलर मिलेंगे 50,000 पे वो $501 मिलेंगे। इस तरह से अगर हम एक और एग्जांपल को देखें, हम लोगों ने पिछली एग्जांपल में जिस तरह यूएस रेट के साथ कन्वर्ट किया था, इस एग्जांपल में हम यूके पाउंड में अपने पाक रुपीस को चेंज करेंगे। हमारे पास टोटल 75,810 रुपए हैं, उनको हमने यूके पाउंड में चेंज करना है। अब एक पाउंड का रेट हमारे पास 168.50 रुपीस है, यानी कि 168.50 रुपीस में हमें एक पाउंड मिलेगा। तो जब हमने 75,810 को डिवाइड किया उसके रेट यानी कि 168.50 पे, तो वी गॉट 449.91। तो इस तरह 75,810 पे हमें 449.91 जो यूके पाउंड थे वो मिल गए। अब तो इस लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि पाकिस्तान में बैंकिंग किस तरह काम करती है, एटीएम मशीन क्या होती है, आप डिफरेंट अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं, और आप बैंकों के साथ बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आप बैंकों के पास इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट कैसे मिलता है, किन किन अकाउंट पे आपको ज़कात देनी पड़ती है, फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या होता है, दूसरों मुल्कों के साथ लेन देन करने के लिए आप अपने मुल्क की करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करते हैं, तो वो किस तरह से हम लोग करते हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें आपने सीख ली होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कन्वर्जन ऑफ करेंसी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसको समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है बी। शाबाश। उम्मीद है आपको बैंकिंग, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आप अपनी एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।